राम राम भाई सारे ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 37। और आज का हमारा लेक्चर है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। हमारे पास जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ये उसकी एप्लीकेशन नंबर 4 है भाई। अब तक हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। पहली इक्वेशन थी फ्री पार्टिकल, दूसरी इक्वेशन थी वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर और तीसरी इक्वेशन थी पोटेंशियल स्टेप। तो और आज हमारी जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इसको हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। और जो हमारे पास सेकंड जो थी वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स थी भाई। ये क्या है? वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये देखो भाई कि हमारे पास जो डिफरेंस है पोटेंशियल स्टेप और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, इसमें डिफरेंस क्या है भाई? जो हमारा पोटेंशियल स्टेप था वो सिर्फ ऐसे था भाई कि वन स्टेप था, मतलब यहाँ तक तो वी एक्स बराबर 0 था, फिर आता था वी एक्स बराबर है वी नोट, और यहाँ तक था भाई। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने इसको और बढ़ा दिया भाई आगे, मतलब एक्सपेंड कर दिया। हमारे पास जो जो पोटेंशियल स्टेप था उसमें क्या होता था, जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल था वो हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में वापस नहीं आता था, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होता था। लेकिन हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बॉक्स है उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट होगा भाई। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये डिफरेंस है, उसमें पार्टिकल सीधा जाता था, इसमें पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा इस बैरियर से टकराकर जो एक्स बराबर ए पर है। ओके, तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट वी नोट एंड विथ ए एज, हमारे पास क्या दे रखा है मैथमेटिकली फॉर्म में। हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है उसको लिख सकते हैं वी एक्स बराबर होगा 0 एक्स लेस देन 0 रीजन के लिए, वी नोट होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए रीजन तक, और हमारे पास 0 होगा एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में। आप यहाँ पे देख सकते हो जब एक्स लेस देन 0 रीजन है तो वी एक्स 0 है, 0 से ए तक। ठीक है, ये एक्स बराबर 0 है और ये क्या है, एक्स बराबर ए। इस रीजन के बीच जो हमारा वी एक्स है वो क्या होगा, वी नोट होगा, और एक्स ग्रेटर देन ए के लिए जो वी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या पोटेंशियल बैरियर है। अब यहाँ पर हम दो केस पढ़ेंगे भाई। एक केस होगा हमारा ई लेस देन वी नोट और एक केस होगा हमारा ई ग्रेटर देन वी नोट। आज के हम इस वीडियो में सिर्फ एक केस पढ़ेंगे जिसमें हमारा जो ई है वो लेस देन क्या होगा, वी नोट। और हमारे पास जब ई लेस देन वी नोट है तो हम एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m इंसिडेंट ऑन पोटेंशियल बैरियर विद एनर्जी E। हमारे पास जो एनर्जी है वो E है। हमारे पास दो केस बन रहे हैं। एक केस में तो हमारी एनर्जी हम मानकर चल रहे हैं E यहाँ तक है, और जो सेकंड केस हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हमारी जो एनर्जी है वो E है, वो यहाँ तक है भाई। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर रखा है ऐसे। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखो भाई, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो लेस देन पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब हमारे पास हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई ठीक है, कोई भी आदमी है या कोई व्यक्ति है तो उसके पास जो एनर्जी है वो ई है, और उसके सामने एक दीवार है जिसकी हाइट क्या है, वी नोट है। और उस जो हमारे पास कोई भी आदमी है उसके पास जो एनर्जी है वो इतनी है कि वो उस हाइट को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो कि उस आदमी के पास जो एनर्जी है वो सिर्फ इतनी है कि वो उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब वो इस दीवार जो हमारे पास ये x बराबर 0 पे जो हमारे पास वी नोट पोटेंशियल है, इस दीवार को क्रॉस करके सेकंड रीजन में नहीं जा सकता। ये क्लासिकली है, मतलब वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रीजन में वापस आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम क्या देखते हैं भाई कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं कि पार्टिकल है वो ट्रांसमिटेड भी हो जाएगा, मतलब हमें रीजन सेकंड में भी पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो यही हमें देखना है कि हमारे पास कितना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा और कितना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि क्लासिकली तो ये पॉसिबल है नहीं भी कि वो पार्टिकल रीजन सेकंड में जा पाए। तो हमें देखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द पार्टिकल विल बाउंस बैक टू एक्स लेस देन 0 रीजन। देखो भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि वो रीजन सेकंड में चला जाए, क्योंकि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर दे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वापस इसी रीजन में आ जाएगा। इन क्वांटम मैकेनिक्स द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम क्वांटम मैकेनिक्स अब देखते हैं कि जो पार्टिकल का मोशन है वो कैसा होगा। मतलब रीजन जो सेकंड है उसमें पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रीजन थर्ड में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जबकि उस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है भी नहीं कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर दे। ठीक है,
तो देखो, यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर है 0। तो हमारे पास 3 रीजन बन रहे हैं भाई, एक x लेस देन 0 रीजन है, एक हमारे पास 0 से बड़ा x से बड़ा a रीजन है, और एक है x ग्रेटर देन a रीजन है। ठीक है, तो हम तीनों रीजन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो हमारे पास x लेस देन 0, इस रीजन में वी एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो वी एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें मिलता है डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू साई वन बराबर है 0। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, के बोल देंगे, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोल देंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हमें मिल रहा है भाई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन बराबर है 0, वेयर के बराबर है अंडर द रूट 2m अपॉन में एच बार स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन, इसका जो जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा, साई वन एक्स बराबर हो जाएगा ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, आप देखो भाई रीजन सेकंड में हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा है x, x से बड़ा है a, ये हमारे पास रीजन है भाई। ठीक है, यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वी नोट दे रखी है, तो वी एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, वी नोट को पुट करेंगे। तो हमें मिल रहा है डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट इंटू साई टू बराबर है 0 हो गया। तो ई लेस देन वी नोट, ई क्या है, लेस देन वी नोट है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई, हमने बता रखा है कि हमारे पास जो ये पार्ट होता है 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट, जो ई माइनस वी नोट पार्ट है इसमें आपको हमेशा पहले वो लेना है जो बड़ा होता है। यहाँ पर क्या है, वी नोट बड़ा है भाई ई से, तो आपको वी नोट पहले लेना और ई बाद में लेना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और वी नोट माइनस ई हो जाएगा। ये रिमेंबर रखना भाई। ठीक है, अगर हमारा ई लेस देन वी नोट है, मतलब जो भी बड़ा है उसको पहले लिखना है। एक्चुअल फॉर्म तो ये होती है। ठीक है, अगर ई बड़ा है वी नोट से तो इसी को रखेंगे हम, लेकिन अगर वी नोट बड़ा है ई से तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई टू एक्स बराबर है 0, वेयर अल्फा बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी नोट माइनस ई हो गया। और हमारे पास इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, साई टू एक्स बराबर हो गया एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, वेयर एफ और जी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप देखो भाई, यहाँ पर तो हमारे पास आयोटा की फॉर्म आ रही है और यहाँ पर हमारे पास क्या रियल वैल्यू आ रही है। ठीक है, ई की पावर अल्फा एक्स प्लस में हमारे पास जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये क्या है भाई, दोनों के दोनों रियल एक्सपोनेंशियल है भाई। तो हमारे पास ऐसा क्या हुआ भाई कि यहाँ पर हमें रियल मिल रहे हैं, ऊपर हमें क्या मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, आयोटा की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो भाई आपको अगर अच्छे से जानना है तो आपको एक बार लेक्चर नंबर 29 देखना पड़ेगा, उसमें मैंने हाँ यही बताया। ठीक है, वो हमारे पास आई थिंक हाफ आवर की वीडियो है, उसमें हमने यही बताया कि किस केस में हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलती है और किस केस में हमें रियल फॉर्म मिलती है। अगर यहाँ पर आप पता करोगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता सकता हूँ भाई कि जहाँ पर भी ये माइनस साइन आ जाए, ठीक है, जहां पर भी क्या आ जाए, ये माइनस साइन आ जाए, वहां पर आपको हमेशा क्या लेना है, रियल लेना है। लेकिन रिमेंबर, जो हमारे पास यहाँ पर वो टर्म पहले आएगी जो बड़ी होगी, यहाँ पे वी नोट बड़ा है तो वी नोट पहले आएगा और फिर माइनस का ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर भी आपको माइनस साइन दिख जाए, ठीक है, ये जो माइनस साइन दिख जाए वहां पर आप क्या लोगे, रियल वैल्यू लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, वो भी याद करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी और कहाँ पे रियल फॉर्म आएगी। अगर आपको इसकी डिटेल जाननी है तो आपको लेक्चर नंबर 29 देखना पड़ेगा भाई। ओके, तो देखो, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन 0 से a तक हमारे पास जो कंटेन रियल एक्सपोनेंशियल क्या होगा, रियल एक्सपोनेंशियल को कंटेन करेगा। ओके, आप देखो भाई रीजन थर्ड में क्या है, वी एक्स की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई साई 3 बराबर है 0 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर साई 3 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के साई 3 एक्स बराबर है 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास देखो फर्स्ट रीजन में भी यही वैल्यू थी और थर्ड रीजन में भी यही है, तो के बराबर क्या हो गया, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो गया। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है इसका भी वही हो जाएगा जो हमारे पास फर्स्ट रीजन में था। ठीक है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, साई 3x बराबर हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इन रीजन थर्ड देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए डी बराबर क्या हो गया, 0। हमारे पास जो पोटेंशियल स्टेप था उसमें हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास वहां पर डी 0 हो जा रहा था। यहाँ पर भी देखो भाई, इस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, इस रीजन में हमारे पास देखो, जो हमारे पास ये पार्ट है
ये पार्ट तो हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड है, ठीक है, और ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो भाई, रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि आगे कोई पोटेंशियल बैरियर ही नहीं है जिससे टकरा के ये क्या हो, वापस आए। तो अगर कोई पोटेंशियल बैरियर ही नहीं होगा तो हमारे पास जो वेव है वो टकरा के वापस आएगी नहीं, मतलब जो पार्टिकल है वो रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, डी बराबर है 0 मानेंगे। इसलिए साई 3x हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ सी ई की पावर आयोटा के एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई, एक पार्ट जो हमारे पास रीजन 1 था उसमें हमें क्या मिलता है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है। तो ए ई की पावर आयोटा के एक्स क्या होगा, इंसिडेंट वेव होगा, और बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव होगा। सिमिलरली रीजन सेकंड में देखो भाई, रीजन सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये जो जा रही है एफ ई की पावर अल्फा एक्स, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। और ये जो इस बैरियर से टकरा के एक्स बराबर ए पर जो बैरियर से टकरा के वापस आ रही है, इसको हम कहेंगे जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, मतलब रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे फ्रॉम एक्स बराबर है ए रीजन से। और फिर जो हमारे पास सी ई की पावर आयोटा के एक्स रीजन थर्ड में, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेड वेव कहेंगे। अब हमारे पास ये वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आ तो सकती नहीं, इसलिए रीजन थर्ड में हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टेड वेव नहीं होगी, इसलिए हमने क्या लिया, डी बराबर है 0 लिया है। ओके, अब देखो भाई हमारे पास क्या होगा, हेयर एक्सपोनेंशियल डिके टर्म इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल गेन टर्म। हमने पढ़ा था भी कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल डिके टर्म होती है वो मोर डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू एक्सपोनेंशियली गेन टर्म। इसलिए हमारे पास जो रीजन सेकंड है, देखो रीजन सेकंड में क्या है भाई, एक्सपोनेंशियली डिके टर्म भी है और एक्सपोनेंशियल गेन टर्म भी है, लेकिन हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल डिके टर्म है वो मोर डोमिनेंट होती है। तो हमारे पास हम क्या लेके चलेंगे, जो डोमिनेंट टर्म है उसको लेकर चलेंगे। तो हमारे पास जो रीजन बनता है भाई वो क्या बनेगा, देखो साई 1x बराबर हो जाएगा भाई ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा। साई सेकंड एक्स क्या हो जाएगा, एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। और साई 3x क्या हो जाएगा, सी ई की पावर आयोटा के एक्स हो गया। अब जहां जहां पर भाई आयोटा होता है, आयोटा जहां पर भी होगा वहां पे ऑसिलेटरी मोशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जहां पर भी होगी वहां पर ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो साई 1 और साई 3 दोनों में क्या है भाई, आयोटा है। इसलिए देखो जो हमारे पास रीजन 1 है उसमें भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ऑसिलेटरी मोशन है। और रीजन थर्ड है उसमें भी क्या भाई, ऑसिलेटरी मोशन है विद डिक्रीज एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्टिकल है वो बैरियर से टकरा के, बैरियर से रिफ्लेक्शन करके कम होता जा रहा है, मतलब उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए क्या है, कम होती गई। लेकिन जो हमारा रीजन सेकंड है उसमें देखो भाई डिके टर्म मोर डोमिनेंट, यहाँ पर क्या होगा, जो जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स है ये टर्म है ये मोर डोमिनेंट होगी, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल डिके टर्म हो गया, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट करंट डेंसिटी हो जाएगा। आर बराबर क्या हो गया, जे आर अपॉन में जे आई हो गया। जे आर की वैल्यू क्या आती है, एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ बी स्क्वायर, और जे आई की वैल्यू क्या होगी, एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब भाई ये मैं कम से कम देखो हमारे पास 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स में, पोटेंशियल स्टेप में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में, इनमें हर जगह पे ये मैं निकाल के दिखाया भाई, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा डेरिवेशन देखना है तो आप लास्ट वीडियो जो पोटेंशियल स्टेप है वो भी देख सकते हो, और एक हमारे पास टॉपिक था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, वो टॉपिक भी देख सकते हो। वहां पर हमने क्या किया, इसको बिल्कुल ओपन करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इंसिडेंट वेव है वो है ए ई की पावर आयोटा के एक्स है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी इस पार्ट की वो क्या हो जाएगी, एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसकी जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो होगी एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या की, पुट कर दी, तो यहाँ से हमें आर क्या मिलता है, मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो गया, जे टी अपॉन में जे आई हो गया। तो जे टी भी क्या हो जाएगा, एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन में एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हम कौन से टर्म का यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे भाई ये वाला, सी ई की पावर आयोटा के एक्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अगर निकालते हो तो आएगी एच बार के अपॉन में एम मोड ऑफ सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाला टॉपिक पूरा देखना चाहिए भी, वहां पर आपको इसका प्रूफ भी मिलेगा कि कैसे हमें जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है उससे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मिलती है। तो देखो
यहाँ से हमें टी की वैल्यू क्या मिल गई, मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर मिल गया। द कांस्टेंट कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। जो हमारे पास कांस्टेंट है भाई ए बी और सी है हमारे पास, ठीक है, उनकी है को कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो भाई दो बाउंड्री कंडीशन है, एक एक्स बराबर है 0 पर है और एक एक्स बराबर है ए पर है। फिर x बराबर 0 पर क्या भाई, बिटवीन एक्स साई वन एंड साई टू एक्स है, मतलब साई वन और साई टू के बीच में हमारे जो है वो x बराबर 0 पर मिल रहे हैं। सिमिलरली साई टू और साई थ्री है वो x बराबर a पर मिल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास देखो भाई x बराबर 0 तो हमारे पास ये हो गया और x बराबर a ये हो गया। तो ये क्या है, साई वन है, ये क्या है, साई टू है। दोनों को कौन मिला रहा है, x बराबर है 0 जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो मिला रही है, मतलब बैरियर मिला रहा है। और ये साई टू है, ये क्या है, साई थ्री है। इनको कौन मिला रहा है, x बराबर a मिला रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इस पर x बराबर 0 पर साई वन बराबर होगा साई टू के और x बराबर a पर क्या हो जाएगा, साई टू बराबर होगा साई थ्री के। सिमिलरली हमारे पास जो डेरिवेशन है वो भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कंडीशन 1 क्या हो जाएगी, द फंक्शन साई एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट द बाउंड्रीज एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर a पर। ठीक है, तो साई वन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साई टू एक्स एट एक्स बराबर 0 पर हो गया। मतलब हमारे पास जहां जहां पर x होगा वहां पर आप क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना। सिमिलरली साई टू एक्स बराबर होगा साई थ्री एक्स एट एक्स बराबर a पर, जहां जहां पर आपको x दिखे वहां पर a पुट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्म तो ये आ गई। कंडीशन सेकंड क्या होगी, द फंक्शन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो यहाँ पर देखो भाई डी साई वन अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा डी साई टू अपॉन में डी एक्स एट एक्स बराबर 0 पर। सबसे पहले इनका डिफ्रेंसिएशन करना, फिर जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट कर देना, 0 पुट कर देना। सिमिलरली x बराबर a पर क्या हो जाएगा, डी साई टू अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा डी साई थ्री अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। पहले डिफ्रेंसिएशन करना, फिर x की जगह पे a पुट कर देना। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 7 ये होगी, इक्वेशन नंबर 8 ये होगी, वी कैन फाइंड आउट ए बी और सी। हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, आपको क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या मिलेगी 1 + 4e इंटू में वी नोट माइनस का ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए और सारे का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए भाई, क्या है 1 + 4e इंटू वी नोट माइनस ई। यहां पर देखो भाई वी नोट बड़ा था, ठीक है, क्या था, वी नोट बड़ा था, तो वी नोट माइनस ई आ रहा है, ये याद करने की टर्म है। अगर जो हम केस सेकंड पढ़ेंगे उसमें आप ई ग्रेटर देन वी नोट पढ़ोगे तो उसमें ई माइनस वी नोट मिलेगा आपको। यहाँ पर आप क्या है, वी नोट ग्रेटर देन ई केस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वी नोट माइनस ई मिल रहा है। ठीक है, तो 1 + 4e इंटू वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू अल्फा ए का सारे का इनवर्स हो गया। ये तो मिल गई आर की वैल्यू। ऐसे ही टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, हमारे पास अल्फा क्या है, √2m अपॉन में एच बार स्क्वायर वी नोट माइनस ई है। ठीक है, सिमिलरली टी क्या हो जाएगा, 1 + वी नोट स्क्वायर, ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू अल्फा ई डिवाइड बाई 4e इंटू वी नोट माइनस ई, इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टी की वैल्यू हो गई। अब अल्फा क्या है, √2m अपॉन एच बार स्क्वायर वी नोट माइनस ई हो गया। ए क्या हमारे पास लेंथ ऑफ द बैरियर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इन केस ई लेस देन वी नोट, जो हमारे पास पार्टिकल है कैन नॉट गो इनटू रीजन थर्ड, रीजन थर्ड में जाएगा ही नहीं। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल पेनिट्रेटिंग थ्रू द बैरियर एंड अपेयरिंग इन द रीजन थर्ड। देखो हमारे पास टी लेस जो टी है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर टी इक्वल टू 0 आता तो हम कहते भी कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पास जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिटेड हुआ ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रीजन 1 में रिफ्लेक्शन करके वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टी नॉट इक्वल टू 0, मतलब रीजन थर्ड में भी पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है भाई। रीजन थर्ड में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। तो देखो there is finite probability of the particle penetrating through the barrier and appearing in the region third because t not equal to 0। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज बैरियर पेनिट्रेटिंग और क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। ये फर्क है भाई क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, रीजन 1 में ही रहेगा। ठीक है, रीजन ना रीजन सेकंड में मिलेगा ना रीजन थर्ड में मिलेगा। बट हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हमारे पास जो पार्टिकल है वो उसके थर्ड रीजन में भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होगी। मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो पार्टिकल है वो रीजन थर्ड में भी मिल सकता है।
This concept cannot be explained by classical mechanics. According to classical mechanics, all particles are reflected by the potential barrier. No particles are transmitted in region third. Okay. एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। क्वांटम टनलिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल देखो भाई, एक होता है अल्फा डीके, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अल्फा डीके क्वांटम टनलिंग इफेक्ट का ही हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उससे जो अल्फा पार्टिकल वो क्या होता है, डिके होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास 4 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है भाई, सही, ठीक है। और लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके पास जो कूलम्ब बैरियर है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो कूलम्ब बैरियर है उसकी हाइट कितनी होती है, 30 से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या भाई कि हमारे पास एग्जांपल लगा सकते हो कि कोई रूम है, ठीक है, रूम है, उसकी जो एनर्जी है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो दीवार है, उनकी जो एनर्जी है वो 30 से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उस रूम में एक आदमी बंद है, ठीक है, जिसके पास एनर्जी सिर्फ 4 से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है भाई कि ये जो आदमी है ये दीवारों को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाए, ठीक है, ये क्लासिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली दिस इज पॉसिबल, ठीक है। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो 10⁻21 टाइम्स जो हमारे पास बैरियर से कोलाइड करेगा और हमारे पास पार्टिकल वो बाहर आ जाएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल वो पेनिट्रेट करके बैरियर को बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो ये बहुत ही मिनिमम कंडीशन होती है भाई, लाइक अगर हम एग्जांपल दें तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता भाई कि जो अल्फा पार्टिकल वो किस टाइम बाहर आएगा, किस टाइम बाहर नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये हम भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में ही बात करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखो कि हमारा जो अल्फा डीके है वो क्या होता है, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। फिर आता है भाई थर्मोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक होता है भाई हमारा टनल डायोड, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल किसके, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट के होते हैं। ओके, तो अब देखो भाई हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो देखो भाई, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि अगर हम ई की वैल्यू को जीरो कर दे, ई की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो देखो भाई अगर आप एनर्जी जीरो कर दोगे, वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी हम जीरो कर दे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, केस मानकर चल रहे हैं कि यदि हम ई है वो जीरो कर दे, मतलब पार्टिकल की एनर्जी को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वो बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हमारे पास क्या होगा, रीजन 1 में ही रहेगा, मतलब टोटल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, आपको आर 1 मिलेगा और टी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, फिर कह रहा है रीजन हमारे पास जो केस सेकंड है उसमें क्या कर रहा है, यदि ई टेंस टू वी नोट है, मतलब हमारे पास जो एनर्जी है और जो पोटेंशियल की हाइट है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, देखो अल्फा बराबर क्या होता है, अंडर√2m/h² इंटू वी नोट माइनस ई होता है भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास वी नोट वो टेंस टू इक्वल किसके, ई के इक्वल है, मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, वेरी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसलिए जो साइन हाइपरबोलिक थीटा वो क्या होता है, थीटा होता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए। थीटा यहाँ पर क्या, अल्फा ए है, अल्फा क्या स्मॉल है, तो हमारे पास अल्फा ए क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा ए हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या मिल रहा है भाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+4e इंटू वी नोट माइनस ई अपन में वी नोट स्क्वायर अल्फा ई का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ई था, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ अल्फा ई का स्क्वायर बच जाएगा, तो हमने यही पुट किया अल्फा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1+4e इंटू वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस सारे का इन्वर्स है, बराबर हो जाएगा 1+4e इंटू वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलेगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2m/h² वी नोट माइनस ई हो जाएगा, इंटू में क्या है ए स्क्वायर, तो वी नोट माइनस ई से वी नोट माइनस ई कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल जाएगा 1+2e/² वी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, इस सारे की पावर -1 होगी। यहाँ से हमें मिला 1+2h² अपॉन में एम वी नोट ए स्क्वायर इंटू ई अपॉन में वी नोट, इस सारे की पावर -1 हो गई, ठीक है। अब देखो भाई ई टेंस टू क्या है, वी नोट है, इसलिए ई अपॉन में वी नोट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के, तो ई अपॉन में वी नोट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 1 के। हमें सिर्फ क्या मिला, आर बराबर हो गया 1+2h² अपॉन में एम वी नोट ए स्क्वायर, इस सारे की पावर -1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली टी क्या मिल जाएगा, 1+m
वी नोट ए स्क्वेयर अपॉन में 2h बार स्क्वेयर सारे की पावर -1। अब यहाँ पर कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, या तो आपको क्या होगा, सीधा दिया जाएगा कि ई टेंस टू वी नोट है, आर और टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आर और टी की वैल्यू ये हो गई। या आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास जो आर और टी है वो स्ट्रेंथ पैरामीटर पर कैसे डिपेंड करता है। जो आपको दिख रहा है वी नोट ए स्क्वेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ पैरामीटर, किस पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। देखो स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या होता है भाई, वी नोट ए स्क्वायर होता है, वी नोट हो जाएगा हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ए क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा। इफ द स्ट्रेंथ पैरामीटर इज वेरी हाई देन रिफ्लेक्शन इज आल्सो लार्ज, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, लार्ज होगा, एंड ट्रांसमिशन इज स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। यदि स्ट्रेंथ पैरामीटर की जो हाई करते हो, सीधी सी बात है भाई, देखो अगर आप वी नोट की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, वी नोट की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब स्ट्रेंथ पैरामीटर को इंक्रीज करना, जितना ज़्यादा वी नोट होगा, जितना ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल बैरियर की हाइट होगी, पार्टिकल को उस बैरियर को क्रॉस करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए भाई, मतलब हमारे पास जो पार्टिकल उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो टोटल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि रिफ्लेक्शन लार्ज होता जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन लार्ज होगा तो सिंपल सी बात है, ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप वी नोट ए स्क्वायर को इनफाइनाइट मान लो, मतलब वेरी लार्ज, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि आर की वैल्यू 1 मिल रही है, और जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट का इनवर्स हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 मिल रही है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया भाई। अब केस नंबर 3 देखो, यदि अल्फा ए ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, देखो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू क्या होती है भाई, ई की पावर अल्फा ए माइनस ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन में 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ई की पावर जो अल्फा ए है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ई की पावर माइनस अल्फा ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में ई की पावर अल्फा ए, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 0, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा है वो वेरी वेरी लार्ज है। अब 1 अपॉन में वेरी लार्ज वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो क्या मिल गया हमें, ई की पावर अल्फा ए अपॉन में 2 मिल गया, ओके। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस वी नोट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन में 4e इंटू वी नोट माइनस ई सारे का इन्वर्स, ये टी की वैल्यू होती है। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ई की पावर अल्फा ए अपॉन में 2, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगी ई की पावर अल्फा ए अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया। इसको जब आप ओपन करते हो तो आपको मिलेगा 1 प्लस वी नोट स्क्वायर 1/4 ई की पावर 2 अल्फा ए अपॉन में 4e इंटू वी नोट माइनस ई, इस सारे का क्या है, इन्वर्स है। तो हमें मिलेगा 1 प्लस वी नोट स्क्वायर ई के पावर 2 अल्फा ए अपॉन में 16e इंटू वी नोट माइनस ई सारे का इन्वर्स हो गया। यहाँ पर आपको देखो भाई क्या है, अल्फा ए ग्रेटर देन 1 है। अब हमारे पास देखो 1 प्लस में लार्ज वैल्यू करेंगे, 1 प्लस वेरी 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 लार्ज वैल्यू अगर करते हैं तो हमारे पास जो 1 है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके लिख लेंगे, वी नोट स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए अपॉन में 16e इंटू में वी नोट माइनस ई सारे की पावर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि t की वैल्यू मिल जाएगी 16e इंटू में वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि t बराबर क्या आ जाता है, 16e इंटू में वी नोट माइनस ई डिवाइड बाई वी नोट स्क्वायर ई की पावर -2 अल्फा ए हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा मेन एम था वो ये वाला था भाई कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ई की पावर -2 अल्फा ए, मतलब ट्रांसमिशन एक्सपोनेंशियल डिके। इसलिए जब हमारा अल्फा ए है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ट्रांसमिशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक्सपोनेंशियली डिके होता जाएगा, मतलब हमारे पास ट्रांसमिशन तो डिके होता जाएगा और रिफ्लेक्शन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अल्फा ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m/h बार स्क्वायर इंटू में वी नोट माइनस ई हो गया, अंडर द रूट हो गया। अल्फा लार्ज मीन्स अल्फा अगर लार्ज होगा इसका मतलब क्या है, वी नोट लार्ज होना, ठीक है। अल्फा लार्ज होने का मतलब क्या है, क्योंकि एम और एच तो क्या, एच बार तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा के लार्ज होने का मतलब है कि वी नोट का लार्ज होना। तो जितना ज़्यादा वी नोट होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा वी नोट होगा हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। हेंस द ट्रांसमिशन इज डिक्रीज एंड रिफ्लेक्शन इज इंक्रीज। तो हमने ये 3 केस पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केस नंबर 2 जिसमें हमारे पास ई ग्रेटर देन क्या होगा, वी नोट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।